हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट 6 लेक्चर्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ कुछ न्यूमेरिकल पार्ट किया था और आज हम रूल्स पे आने जा रहे हैं। मतलब हमने लास्ट लेक्चर यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन में ये बोला था कि एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव अ टू एस्पेक्ट। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते ही हैं और उन दोनों इफेक्ट्स को हम दे रहे थे, या तो वो पूरा एसेट्स पे होगा या एसेट्स और लाइबिलिटी पे होगा या एसेट्स और कैपिटल पे होगा, परंतु कहीं ना कहीं दो एस्पेक्ट पे फर्क पड़ना ही है। जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो कैश और कैपिटल पे फर्क पड़ा। और फॉर एग्जांपल फर्नीचर खरीदा है हमने कैश में, तो कैश भी गया और फर्नीचर आया, तो इसका इफेक्ट ओनली एंड ओनली एसेट्स पे पड़ा। बट वहीं हमने स्टॉक खरीदा पर उधार खरीदा, तो यहाँ पे हमारा इफेक्ट एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों पे पड़ा। ये तीन एग्जांपल थे जहां पे एक इफेक्ट पड़ रहा है एसेट्स इन कैपिटल पे, एक इफेक्ट पड़ रहा है ओनली एसेट्स इन एसेट्स पे, और एक इफेक्ट पड़ रहा है एसेट्स इन लाइबिलिटी पे। बट अब हम बात जो करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं इन टू एस्पेक्ट्स को कैसे रिकॉर्ड किया जाए। तो हमारा अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड होता है वो डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे रिकॉर्ड होता है। मतलब कि एवरी ट्रांजेक्शन विल हैव अ टू एस्पेक्ट। ठीक है, वन विल बी डेबिटेड, अनदर वन विल बी क्रेडिटेड फॉर श्योर। मतलब आप कुछ लोगे तो कुछ आपको देना भी पड़ेगा इन रिटर्न। गिव एंड टेक की दुनिया है बॉस। ठीक है, तो यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है देखते हैं। एवरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग मनी एंड मनी इज वर्थ हैज अ टू फोल्ड एस्पेक्ट, द रिसीविंग ऑफ द वैल्यू ऑन द अदर हैंड एंड द गिविंग ऑफ द सेम वैल्यू ऑन द अदर हैंड। सीधी सी गणित है। अब मैं अगर आप लोगों को सर्विस दे रहा हूं तो उस केस में सर्विस के लिए चार्ज भी लूंगा। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, अगर मैं 1500 की सर्विस दे रहा हूँ, 2000 की सर्विस दे रहा हूँ, 5000 की सर्विस दे रहा हूँ, तो मैं आपको 5000 की सर्विस दे रहा हूँ, आप मुझे 5000 दोगे, तो सेम वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, जितने से आपने ट्रांजेक्शन लिया। भाई आप इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हुए किसी शॉप पे जा रहे हो और आप 10 रुपए का स्टॉक खरीद रहे हो, तो आप पेमेंट भी कितना करोगे? 10 रुपए करोगे। ठीक है, तो ये वाला सिंपल सा एग्जाम्पल बोल रहा है ये। दिस टू folds nature is all transaction must be recorded in the books and thus give rise to the term double entry bookkeeping। ठीक है, ये हमारा किसको देता है टर्म को? जब जो ये अपने हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं ना, उसी को ये बोल रहा है कि ये जो इफेक्ट पड़ रहा है इसी को हम डबल एंट्री बुक कीपिंग के अंदर कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? द मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट एट लीस्ट टू अपोजिट डायरेक्शंस। एट लीस्ट बोला है मतलब दो से ज्यादा ट्रांजेक्शंस हो सकते हैं, पर कम से कम दो पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ द फर्नीचर इज परचेज्ड इन द बिजनेस, क्या खरीदा हमने? फर्नीचर। द फर्नीचर इज इंक्रीज वेर एवर द कैश इज डिक्रीज। फर्नीचर क्या होगा? मान लो मेरे पास ऑलरेडी 50,000 का फर्नीचर है, मैं 10,000 का फर्नीचर और खरीदता हूं, तो टोटल फर्नीचर मेरे पास कितने का हो गया? 60,000 का। बट ऑन द अदर हैंड फर्नीचर इंक्रीज हुआ पर गया क्या मेरी जेब से? कैश गया, तो वो भी हमारे यहाँ पे कैश को डिक्रीज करेगा, क्योंकि हम 10,000 पे करेंगे तो वट एवर द कैश बैलेंस आई एम हैविंग वो थोड़ा सा मतलब 10,000 से क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। देयर कैन बी नो ट्रांजेक्शन इन द बिजनेस विच अफेक्ट ओनली वन अकाउंट और विच हैज ओनली वन एस्पेक्ट। अब मैं आपको बोल दूं मुझे स्टॉक दे दे और मैं तेरे को कुछ नहीं दूंगा, होगा क्या ऐसा? प्रैक्टिकली कोई ट्रांजेक्शन डील करेगा क्या मेरे साथ? नहीं। आप मेरी शॉप पे आए, स्टॉक ले लिया, बोले कोई पेमेंट नहीं करूंगा, तो अभी मैं एक्सेप्ट करूंगा कि इस चीज को? नहीं करूंगा। तो ये बोल रहे हैं हर ट्रांजेक्शन के एस्पेक्ट दो होंगे ही होंगे, सिंगल ट्रांजेक्शन सिंगल एस्पेक्ट के साथ कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन होता ही नहीं है। It may, however, be noted that the double entry does not mean that a transaction is recorded twice। ये भी गलतफहमी अपने दिमाग से हटा देना कि डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये नहीं होता है कि हम ट्रांजेक्शन को दो बार रिकॉर्ड करेंगे। गलतफहमी है ये। ठीक है, बट इट मींस दैट एट लीस्ट टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड बाय अ ट्रांजेक्शन। एक ट्रांजेक्शन से दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, पर एक चीज को हम दो बार नहीं लिख रहे हैं। ठीक है सर, समझ नहीं आया, समझाते हैं हम आपको। जैसे मैंने फर्नीचर खरीदा तो मेरे एक ही ट्रांजेक्शन में दो एस्पेक्ट आ रहे हैं। फर्नीचर का इन होना, ठीक है, दैट इज फर्नीचर का इंक्रीज होना, बट कैश का आउट होना, दैट इज कैश का डिक्रीज होना। ये हमारा प्रॉब्लमेटिक एरिया है ना। अब ये एक ही ट्रांजेक्शन में हुआ है, पर क्या इसको मैं दो दो बार लिखूंगा क्या? नहीं।
एक ट्रांजेक्शन एक ही बार लिखा जाएगा। यही बात ये बोल रहा है कि ये ट्रांजेक्शन को 2 बार नहीं लिखता है, पर हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट को बताता है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है, वन अकाउंट रिसीविंग अ बेनिफिट ऑन द अदर अकाउंट यील्डिंग अ बेनिफिट। एक अकाउंट जैसे फर्नीचर अकाउंट क्या कर रहा है, बेनिफिट रिसीव कर रहा है, जबकि दूसरा अकाउंट उस बेनिफिट को दे रहा है। ये बात ये बोल रहा है। प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन अपॉन अ प्रिंसिपल दैट every debit has a credit and every credit has a debit। मतलब सिंपल सी चीज है, अगर कोई चीज डेबिट हो रही है तो कुछ क्रेडिट भी होगा, और कोई चीज क्रेडिट हो रही है तो कुछ डेबिट भी होगा। गोल गोल पानी, समझ नहीं आया, समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको मम्मी ने 5,000 रुपए कैश पकड़ाया और बोले कि आप एक बेकरी शॉप पे जाइए और कुछ बेकरी बिस्किट्स वगैरह, कुछ केक वगैरह लेने को बोला। ठीक है, आप बेकरी शॉप पे गए, वो लिस्ट हैंड ओवर किया, आपने ब्रेड, बटर, बेकरी, बिस्किट, केक जो भी लेना था इंपॉर्टेंट, वो सब आप लेके आ चुके हो। आपने बिल पकड़ाया, जो शॉपकीपर है उसने बिल पकड़ाया आपको 2800 का, 2800 रुपए का। अब आप शॉपकीपर को 5000 हैंड ओवर करेंगे कि 2800? 2800। और आपके पास इन रिटर्न कितनी वैल्यू का स्टॉक आया है? 2800 का। इसका मतलब आया भी कितने से? 2800, गया भी कितने से? कैश कितने से गया? 2800। मतलब जितने से क्रेडिट उतने से ही डेबिट, और जितने से ही डेबिट उतने से ही क्रेडिट। क्या वो वैल्यू चेंज हो सकती है क्या? नहीं ना। इसी को ये पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहता है। वी विल गो विद द मोर क्लैरिटी, क्योंकि ये सिर्फ ऊपरी ऊपरी रूल्स बता रहा है कि हर ट्रांजेक्शन के मतलब डबल एंट्री सिस्टम कह रहा है कि हर ट्रांजेक्शन के मिनिमम 2 एस्पेक्ट्स होंगे। बट अब इसमें कौन से रूल्स होते हैं जिनके बेसिस पे ये सब कुछ होता है, वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसके अंदर बोला गया 2 अप्रोचेस होती है। पहली अप्रोच होती है आपका अमेरिकन अप्रोच, और दूसरी और मॉडर्न अप्रोच, जिसका दूसरा नाम क्या है? मॉडर्न अप्रोच। दूसरी अप्रोच है इंग्लिश अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। क्लास 11th के बच्चों को ये थोड़ा याद आ रहा होगा। मॉडर्न अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच जो बोलेगी वो अलग कॉन्सेप्ट, मतलब सेम कॉन्सेप्ट उठाएगा जो ट्रेडिशनल अप्रोच का है, बट वो प्रेजेंटेशन करने का तरीका उसका थोड़ा अलग रहेगा। ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब एक तरह से समझ लो पिलर्स ऑफ अकाउंट्स। हमारी पूरी अकाउंट्स जो है ना वो इसी अप्रोच पे टिकी हुई पड़ी है। ठीक है, और इससे हम दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। क्या बोलते हैं? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। तो अगर किसी बच्चे को गोल्डन रूल्स ही समझ में नहीं आए, अगर किसी बच्चे को गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं आए, तो वो अकाउंट्स की कैलकुलेशन मतलब अकाउंट्स की गणित को कभी समझ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बड़ा क्रिटिकल पॉइंट शुरू हो रहा है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली आपको उतारेगा। दिखने में थ्योरी है पर ये थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच उतरने वाली है। तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि हम ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से अगर चलें तो हमारे अकाउंट्स क्लासिफाइड है 2 तरह के, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है सर? इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जानेंगे। पर हम पहले कौन सी अप्रोच डिस्कस कर रहे हैं? हम इंग्लिश अप्रोच यानी ट्रेडिशनल अप्रोच, जिससे हम नॉर्मल लैंग्वेज में ये भी बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। क्या बोलते हैं? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। अब बात करते हैं तो क्या होता है सर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में? पर्सनल अकाउंट है, इम्पर्सनल अकाउंट है। इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर 2 क्लासिफिकेशन है, दैट इज रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। कौन कौन से अकाउंट? रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। क्या है सर? डिटेल एक्सप्लेनेशन में जाते हैं नीचे की तरफ। सबसे पहला आ रहा है पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट आ रहा है हमारा? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है कि हमारा पर्सनल अकाउंट, पर्सनल मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति, जहां पे ये बोला गया ना अ पर्सन, जैसे मैंने आपको बोला कि आप किसी बेकरी शॉप पे गए, कुछ बिलिंग किया, तो वो देने गुड स्टॉक देने वाला कौन है? कोई पर्सन है। ठीक है, जैसे एम बेकर्स। ठीक है, तो एम बेकर्स के पास जाके हमने अपनी बेकरी प्रोडक्ट्स की डिमांड रखी, और हम कौन है? हम भी इंसान है। तो यहाँ पे हम पर्सन की क्लासिफिकेशंस पढ़ने वाले हैं। क्या बोल रहा है जरा सुनना। द अकाउंट विच रिलेट टू एन इंडिविजुअल, यानी कि मैं खुद, फर्म एम बेकर्स भी हो सकती है, या एम बेकर्स एंड कंपनी भी हो सकती है, और एन इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड एज पर्सनल अकाउंट। कौन से अकाउंट कहलाते हैं?
पर्सनल अकाउंट। अकाउंट ऑफ मोहन, अकाउंट ऑफ रामचंद्र, अकाउंट ऑफ डीसीएम लिमिटेड, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एचडीएफसी बैंक या कोई भी बैंक, कैपिटल अकाउंट ऑफ अ प्रोप्राइटर, ये सब किस में आते हैं? पर्सनल अकाउंट में आते हैं। ठीक है, अब ये सारे एग्जाम्पल डिस्कस करने से पहले और रूल्स डिस्कस करने से पहले हम जानते हैं कि पर्सनल अकाउंट कितने तरह के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, क्या बोल रहे हैं हम लोग? टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट हमारे 3 तरह के होते हैं। पहला हो गया नेचुरल पर्सन, दूसरा हो गया आर्टिफिशियल पर्सन, तीसरा हो गया हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ठीक है, नेचुरल पर्सन हम सब, ठीक है, जो जिंदा है, जिनकी सांस चल रही है, ठीक है, राम, श्याम, मोहन, सोहन, नितेश, ये सब कौन से अकाउंट हो गए हमारे? पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सन। ठीक है, आर्टिफिशियल क्या हो गया? जैसे एम बेकर्स हमने बोला, ठीक है, जैसे रिलायंस लिमिटेड हो गया, जैसे मित्तल कॉमर्स क्लासेस हो गया, ये सब एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ये कोई अपने जैसे चलते फिरते इंसान नहीं है। दे आर द आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, having a separate legal entity, perpetual succession and common seal। इसका मतलब ये लोग लॉ में अपनी खुद की आइडेंटिटी रखते हैं, इनके खुद के नाम के बैंक अकाउंट बनते हैं, ये साइन की जगह सील लगाते हैं अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए, और इसीलिए इनको क्या बोला गया है? आर्टिफिशियल पर्सन बोला गया है। बिकॉज इन सब की परमिशन कौन देता है? दे आर क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ में उनका रजिस्ट्रेशन होता है, लॉ में उनका क्रिएशन होता है, इसीलिए उनको क्या बोला गया? आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। अब ये थे हमारे 2, जिसमें पहला बोला गया है कि नेचुरल पर्सन मतलब राम, श्याम, मोहन, सोहन, नितेश, आप, वो सब हमारे कौन हो गए? नेचुरल पर्सन। दूसरा हो गया रिप्रेजेंट आर्टिफिशियल पर्सन, जहां पे ये बोला गया है कि आप किसी लॉ द्वारा क्रिएटेड हो, बट एक्चुअल में आपकी आइडेंटिटी मतलब एक लिविंग बीइंग के हिसाब से नहीं है। फिर आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव मतलब मैं खुद नहीं हूं, मेरी जगह मैं किसी और को प्रेजेंट कर रहा हूं, उसे हम क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मुझे सैलरी देनी है किसी इंसान को, ठीक है, अभी मेरे बीइंग एज अ बिजनेसमैन मैंने उसको बोला आपके 2 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, हम आपको हैंडओवर कर देंगे, पकड़ा देंगे, ठीक है, तो उससे अपन क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग। क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अब आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? ऐसा एक्सपेंस जो आपने कर दिया है पर उसका पेमेंट आपने नहीं किया, उसे आउटस्टैंडिंग बोलेंगे। ठीक है, आई रिपीट, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? द वर्ड आउटस्टैंडिंग, अरे वो वाला नहीं है कि बहुत शानदार परफॉर्मेंस थी, ठीक है, DID वो डांस इंडिया डांस वाले, इट्स नॉट दैट आउटस्टैंडिंग, इट्स आउटस्टैंडिंग ऑफ अकाउंट्स। जो ये कह रहा है, बाहर खड़ा भी नहीं बोलेंगे, वो ये कह रहा है आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि कोई एक्सपेंस जो आपने कर दिया है पर जिसका पेमेंट अभी तक आपने नहीं किया है, उसे अपन आउटस्टैंडिंग कहते हैं। मतलब इसको हम एक्सपेंस लिख देते और यहां हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? एक्सपेंडिचर डन बट नॉट पेड, उसे अपन क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलेंगे। वही हम बात करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बाद दूसरा एक्सपेंस हो गया हमारा कौन सा वाला? प्रीपेड। प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? जैसे दिख रहा होगा प्रीपेड, पहले पेमेंट कर दिया, ठीक है, इसका मतलब एक्सपेंसेस नॉट डन, करा ही नहीं अभी तक अपन ने, बट पेड इन एडवांस, उसे अपन क्या बोलेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस। तीसरा हम बोलते हैं एक्रूड इनकम। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बैंक में एक FD करवाई और बैंक को मुझे इंटरेस्ट देना है, पर बैंक ने अभी तक इंटरेस्ट दिया नहीं, क्योंकि बैंक की पॉलिसी है वो इंटरेस्ट डिफरेंट डेट पे देती है, और इसके कारण 31 मार्च 2026 को मेरे 3 मंथ का इंटरेस्ट आना तो था, कमा भी लिया, मिला नहीं मुझे अभी तक। मान लो मैंने जनवरी में FD करवाई थी और बैंक की पॉलिसी है कि वो दिसंबर में देगी,
इंटरेस्ट, ठीक है, 1 साल पूरा होने के बाद, और मैंने 1 साल की एफडी करवाई। तो अब जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च तक 3 महीने का इंटरेस्ट मैंने कमा तो लिया, पर बैंक वो इंटरेस्ट देगी क्या? अभी बैंक कब देगी? 31 दिसंबर को देगी। इसका मतलब 3 महीने का इंटरेस्ट जो तुमने कमा लिया पर तुमको मिला नहीं, उसे हम क्या नाम देंगे? इट इज योर अर्निंग ना, इसी साल की कमाई है, तो इसको नाम क्या देंगे हम? इसे हम नाम देंगे एक्रूड इनकम। क्या नाम देंगे? एक्रूड इनकम। द इनकम विच वी हैव अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, इसे हम एक्रूड इनकम बोलेंगे। उसी का ऑपोजिट है, कंप्लीटली ऑपोजिट है। मान लो आपने किसी ट्यूशन सर को पहले ही दिन पूरी फीस दे दी, नहीं होता ना पॉसिबल, दे दी मान लेते, तो क्या उन्होंने पूरे साल की सर्विस उसी दिन दे दी? धीरे धीरे देंगे ना, तो पूरे साल सर्व करेंगे आपको, परंतु फीस आपने पहले दे दी, तो उस इंसान के लिए वो इनकम क्या कहलाएगी? अर्नर्ड इनकम। क्या कहलाएगी? अर्नर्ड इनकम। ऐसी इनकम जो हमने अभी तक कमाई नहीं पर हमें मिल गई है, उसे हम क्या बोलेंगे? अर्नर्ड इनकम। अब सर ये एक्सप्लेनेशन क्यों जरूरी था? समझिएगा, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी तो एक्सपेंस हो चुका है, 1 साल का मान लो एक्सपेंस है 1,20,000, कितना एक्सपेंस है? 1,20,000, पर मैंने अगले इंसान को पेमेंट कितना किया है? 1 लाख, मतलब अभी भी कितना पे करना है? 20,000। मैं जब एक्सपेंडिचर लिखूंगा मेरे बिजनेस में तो कितना लिखूंगा? 120, पर जब मैं पेमेंट लिखूंगा तो कितना लिखूंगा? 1,20,000 को क्या नाम दूं? आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब ये आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सा अकाउंट है बॉस? तो ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, दिस सैलरी जो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो किससे बिलोंग करती है? सैलरी से बिलोंग करती है जो किसी भी इंसान की हो सकती है, एक्स वाई जेड में से किसी की भी हो सकती है ना। तो ये जो एक्स वाई जेड की सैलरी थी, परंतु हमने सैलरी तो एक्सपेंस दिखा दिए, पर 20,000 अभी भी देना है। किसको देना है? एक्स को देना है। एक्स अब यहाँ पे क्या कहलाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल कहलाएगा। एक्स हमारा नॉर्मल नेचुरल पर्सन नहीं कहलाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि मैंने एक्स से ट्रांजैक्शन सैलरी फॉर्म में किया था, सैलरी एक्सपेंस के फॉर्म में मैं लिख चुका हूं, बट जो 20,000 ड्यू है वो रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में दिखाएगा। बात समझ में आई? जैसे फॉर एग्जांपल अपन बोलते ना, उसके बिहाफ पे आपने पेमेंट कर दिया, तो उसके बिहाफ पे पेमेंट कर दिया मतलब वो जो पर्सन बीच में आया वो कौन है? रिप्रेजेंटेटिव है। क्या वो ओरिजिनल पर्सन है? नहीं ना। वैसे ही यहाँ पे एक्स ओरिजिनल पर्सन नहीं है। एक्स क्या हो रहा है यहाँ पे? आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी सैलरी को प्रेजेंट कर रहा है कि भाई इस सैलरी में जितना बकाया हिस्सा था वो मैं पे करने जा रहा हूं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट इतना सा कहना चाहता हूं मैं कि नेचुरल पर्सन हम हो गए, आर्टिफिशियल पर्सन कौन हो गया? लॉ द्वारा बनाए गए हो गए, पर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल्स कौन हो जाएंगे? ये सारे चारों लोग, आउटस्टैंडिंग, अर्नर्ड, प्रीपेड, एक्रूड, ये चारों टर्म्स हमारी किस में आती है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर्ड अप होती है। अब अगर हम बात करते हैं तो पर्सनल अकाउंट का यही क्लैरिफिकेशन वो कर रहा है, देखते हैं एक बार। देखिए, द अकाउंट ऑफ द नेचुरल पर्सन मीन्स द अकाउंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, बोला ना मैंने, ठीक है, जिसमें कौन कौन आ गया? मोहन, सोहन, सीमा, निर्मल, और प्रोपराइटर का कैपिटल अकाउंट, प्रोपराइटर की ड्राइंग, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ठीक है, याद है ना डेटर क्रेडिटर कौन होता है? वही वाली चीजें। ये सब हमारे कौन से लोग हो गए? नेचुरल पर्सन हो गए। वहीं सुनना, जो मैं अभी बोला था ना एम बेकर्स, वैसे ही यहाँ पे देखना, द नेम ऑफ फर्म, द नेम ऑफ एनी इंस्टीट्यूशंस, एनी बैंक, ये सब किस में आते हैं? आपके आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर आते हैं। वहीं जैसा मैंने अभी बोला, आउटस्टैंडिंग का रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या हो गया? व्हेन एन अकाउंट रिप्रेजेंट अ पार्शियल पर्टिकुलर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन टर्म्ड एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, जैसे कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अर्नर्ड, ये चारों ही टर्म्स किस में आ जाती है? हमारी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर्ड अप हो गई है। ये था हमारा पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है वो समझ लेंगे। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, जिसको कुछ भी मिल रहा है उसको हम डेबिट करेंगे, एंड क्रेडिट द गिवर, देने वाले को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। सुनिएगा,
rule of recording the transaction of personal account is debit the receiver, credit the giver. Let's take an example. ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दे रखा है, इन दिस केस टू अकाउंट्स अफेक्ट. जैसे एग्जाम्पल हमारा पहले से चल रहा है क्या, नहीं, ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हरि को कैश पेमेंट किया, हरि को पेमेंट किया, हु इज द रिसीवर ऑफ मनी. अच्छा यहाँ पे पहले तो बताओ दो अकाउंट कौन कौन से हो गए. एक तो हरि जो एक नेचुरल पर्सन है, दूसरा कौन हो गया, कैश जो कि एक रियल अकाउंट है. रियल अकाउंट क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी. तो हरि इज अ पर्सनल अकाउंट और कैश इज अ रियल अकाउंट. अब समझिएगा, पहले हम हरि को डिस्कस करेंगे. हमने अभी क्या बोला, डेबिट द रिसीवर. हरि को कैश मिल रहा है या हरि कैश दे रहा है. माई क्वेश्चन इज, सुनिएगा अच्छे से, अमाउंट पेड टू हरि, अमाउंट पेड टू हरि. तो इससे हरि को कैश मिलेगा या हरि हमको कैश देगा. हरि को कैश मिलेगा. देन हु इज द रिसीवर ऑफ मनी, हरि. तो किसको डेबिट करेंगे, हरि को, क्योंकि रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, एंड हियर द रिसीवर ऑफ द मनी इज हरि. तो हम हरि को क्या कर देंगे, डेबिट. समझ आई ना, आई होप यू अंडरस्टूड इट. तो यहाँ पे यही लिखा गया है, जो हम कैश पेमेंट करेंगे उसी के लिए लिखेंगे हरि अकाउंट डेबिट टू कैश. क्या एंट्री करेंगे, हरि अकाउंट डेबिट टू कैश. वही कैश मोहन से मिल रहा है. किससे मिल रहा है, मोहन से. किसको मिल रहा है, मुझे. हु इज द गिवर ऑफ मनी, मोहन. क्या करेंगे, मोहन को क्रेडिट, क्योंकि रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, एंड हियर गिवर इज मोहन. तो मोहन को क्या करेंगे, क्रेडिट. तो ये हमारा सेकंड एस्पेक्ट भी क्लियर हो गया कि कब उसको पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है और कब पर्सनल अकाउंट को डेबिट किया जाता है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट अकाउंट. तो इन शॉर्ट एकदम से एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं पर्सनल अकाउंट का. पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, पर्सनल अकाउंट ये बोलता है कि पर्सनल अकाउंट तीन तरह के हो गए. सबसे पहले कौन हो गया, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. नेचुरल पर्सन हम, राम, श्याम, मोहन, सोहन. आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, जैसे कि बैंक हो गई, एम बेकर्स हो गया, ये सब किस में आ गया, हमारे आर्टिफिशियल पर्सन में आ गया. रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में चार ही लोग आएंगे, दैट इज आउटस्टैंडिंग, अर्नड, प्रीपेड, एक्रूड. ठीक है. अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, जिसको कुछ भी मिल रहा है वो क्या होगा, डेबिट. क्रेडिट द गिवर, जो कुछ भी दे रहा है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट. ये था हमारा पर्सनल अकाउंट इन क्रक्स. अब अगर हम बात करते हैं रियल अकाउंट की, रियल मतलब वास्तविक, मतलब जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप महसूस कर सकते हो. रियल, रियल. ठीक है. ये सारे सिस्टम, फर्नीचर, टैब, ये सब क्या है, रियल. ये सेलफोन क्या है, रियल. ठीक है. तो रियल का मतलब क्या है, एनीथिंग विच यू कैन टच, फील एंड सी, वो सब रियल है. और एकदम शॉर्ट में बोलूं तो सारी एसेट्स रियल अकाउंट में आती है. अब एसेट्स बेसिक अकाउंटिंग टर्म, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है वहां जाके वीडियो देखिए ताकि आपको क्लैरिटी हो कि एसेट्स में क्या क्या वेराइटीज है. ठीक है. वैसे में बताएगा, दिक्कत नहीं है इतना. अब द अकाउंट ऑफ ऑल दोज थिंग्स whose value can be measured in terms of money which are proprietor of the business are termed as real account. कौन सा अकाउंट कहलाता है, रियल अकाउंट. such as कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, गुडविल अकाउंट. ये सब क्या है हमारे, रियल. कैश, टच, फील एंड सी. फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फिक्सचर, गुडविल, ये सब किस में आते हैं, रियल अकाउंट में आते हैं. अब रियल अकाउंट में कोई क्लासिफिकेशंस नहीं है. रियल का सिंपल सा रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. जो भी मेरे पास आएगा मैं उसको क्या करेगा, डेबिट. जो भी मेरे पास से जाएगा मैं उसको क्या करूंगा, क्रेडिट. आई रिपीट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. आई रिपीट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. लेट्स टेक एन एग्जांपल. मैं एक शॉप पे गया, फर्नीचर की शॉप पे गया और मैंने फर्नीचर खरीदा. आई रिपीट, मैं एक फर्नीचर की शॉप पे गया और मैंने फर्नीचर खरीदा. ठीक है. दो चीजें होगी, फर्नीचर और कैश. मैं शॉप पे गया ना
तो शॉप वाले ने मुझे, अरे हाँ ठीक है, मैं ये घर बना दिया, शॉप बना लो बस। शॉप वाले ने मुझे फर्नीचर दिया, करेक्ट ना। पर शॉप वाला इन रिटर्न मुझसे क्या लेगा, कैश। समझेगा, फर्नीचर टच फील एंड सी रियल, बरोबर ना। फर्नीचर को देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, रियल अकाउंट, एसेट अकाउंट। कैश भी कौन सा अकाउंट है, एसेट अकाउंट, तो कैश भी कौन सा अकाउंट हुआ हमारा, रियल। अब जब मैं फर्नीचर शॉप पे गया तो आपने बोला कैश दिया सर, मतलब कैश गया, और अभी अपन ने रूल क्या बोला, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बरोबर ना। जो आए उसको क्या करोगे, डेबिट, जो जाए उसको क्या करोगे, क्रेडिट। आ क्या रहा है मेरे पास, फर्नीचर, फर्नीचर को क्या कर दूं, डेबिट, और जा क्या रहा है मेरे पास से, कैश, कैश को क्या कर दूं, क्रेडिट। आया, मजा आया, आई होप यू अंडरस्टूड इट। ये था हमारा कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट, ठीक है। अब रियल अकाउंट के अंदर ये क्या बोल रहा है कि भाई टेंजिबल एसेट्स हो चाहे इंटेंजिबल एसेट्स हो, दोनों ही हमारा रियल अकाउंट के अंदर ही कवर्ड होगी। जैसे कि टेंजिबल एसेट्स में क्या हो गया, गुडविल, सॉरी प्लांट मशीनरी फर्नीचर फिक्सचर लैंड बिल्डिंग, ये सब किस में आ गए, टेंजिबल एसेट्स। वही इंटेंजिबल एसेट्स में क्या आ जाएगा, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, इंटेंजिबल एसेट्स हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। ये था हमारा कौन सा अकाउंट, पहला वाला। ये हम सब अभी कौन से अप्रोच में चल रहे हैं, वी आर रनिंग विद ट्रेडिशनल अप्रोच, जहां पे 3 बेसिक गोल्डन रूल्स चलते हैं। समरी में बोलूंगा मैं भी, ठीक है, बट फिलहाल के लिए हमने 2 रूल्स डिस्कस कर लिए, मतलब 2 गोल्डन रूल्स डिस्कस कर लिए, पहला पर्सनल, दूसरा रियल। अब आते हैं नॉमिनल। नॉमिनल क्या बोलता है, एक्सपेंस और इनकम की लैंग्वेज जानता हूं मैं, बाकी मुझे कोई किसी से मतलब नहीं है। जैसे सैलरी पे की, एक्सपेंस, माल बेचा, इनकम, ठीक है, परचेज किया, एक्सपेंस, कार्टेज, कैरेजेस, ये बिजली का बिल, पानी का बिल, कुछ भी पे किया, स्टाफ को सैलरी दी, एक्सपेंस, ठीक है, कमीशन मिला, इंटरेस्ट मिला, इनकम, ठीक है। तो ये सिंपल क्लासिफिकेशन कहता है। नॉमिनल अकाउंट कहता है कि जो भी एक्सपेंस है वो भी मेरे, मतलब मैं उसको अकाउंट करेगा, जो भी इनकम है वो भी मेरी, उसको भी कौन अकाउंट करेगा, मैं ही अकाउंट करेगा, ठीक है। द अकाउंट इन्वॉल्व टू द अकाउंट इन्वॉल्व्स द अकाउंट ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम, पहले ही बोल दिया था मैंने आपको, ठीक है। और सारे एक्सपेंसेस और इनकम किस में आएंगे, नॉमिनल में। और सिंपल रूल क्या है, एक्सपेंसेस को करो डेबिट, इनकम को करो क्रेडिट, एकदम सिंपल। जो भी खर्चा है, जो भी नुकसान है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, बहुत सिंपल है ये। सारे खर्चे, सारे नुकसान को क्या करना है, डेबिट, सारी इनकम और सारे गेन्स को क्या करना है, क्रेडिट। ये हमारा कौन सा अकाउंट बोलता है, नॉमिनल अकाउंट बोलता है। सैलरीज रिप्रेजेंट द एक्सपेंसेस, पता ही है अपने को, एंड सैलरी अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट। तो यह कहना चाहता है कि एग्जांपल लेके कि मान लो मैंने सैलरी पे की है, मान लो मैंने सैलरी पे की है, तो हमारा पहला अकाउंट कौन सा हो गया भाई, सैलरी। दूसरा हमारा कौन सा अकाउंट हो गया, कैश, क्योंकि पे किया है, पेमेंट है ना। सैलरी अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, कैश, एसेट्स अकाउंट। एसेट्स मतलब रियल, एक्सपेंस मतलब नॉमिनल। नॉमिनल का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो सैलरी को हम क्या करेंगे बॉस, डेबिट। और कैश अकाउंट इज अ एसेट अकाउंट, एसेट मतलब रियल, रियल का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब सैलरी दोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा, तो इसको क्या करेंगे हम, क्रेडिट। और उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 20,000। ये था हमारा कौन सा वाला अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अभी समरी करते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, खिचड़ी नहीं बनी है, हम बढ़िया सा अच्छा सा खाना बना रहे हैं, तो अभी आपको समझ आएगा वापस। एक छोटा सा पॉइंट जो समझना आपको जरूरी है, सी सैलरी, वेजेस, कमीशन या इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सब मेरे नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ये हमारे एक्सपेंस और इनकम है। बट अगर इसमें से कुछ बाकी है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, प्रीपेड कमीशन, ठीक है, अनअर्न्ड कमीशन, एक्रूड इंटरेस्ट, ये मेरे सैलरी, ये मेरे नॉमिनल अकाउंट के हिस्से नहीं है बॉस, क्योंकि ये सब किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल को।
तो ये मैंने पहले ही बोला था ना, आउटस्टैंडिंग, अनअर्न्ड, प्रीपेड, एक्रूड, तो इन चारों टर्म से रिलेटेड कुछ भी आता है तो गलती से उसको नॉमिनल मत लिख दीजिएगा, क्योंकि वो किसके अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट के, और पर्सनल में भी किसके अकाउंट है, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल से। बात समझ आई? चलो करते हैं फटाफट एक रिवीजन, फिर मॉडर्न अप्रोच समझेंगे, पहले मॉडर्न अप्रोच पे हम नहीं आएंगे, ठीक है, या हम नेक्स्ट लेक्चर में मॉडर्न अप्रोच लेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस कर लेंगे। करें रूल रिवीजन। चलो हम बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की। जो क्या कहता है, दो क्लासिफिकेशन है, पर्सनल और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में कितने लोग हो गए भाई, रियल और नॉमिनल। फिर वहीं इसमें वैरायटी तो 3 है पर रूल एक ही लगेगा, ठीक है। कौन हो गया भाई, नेचुरल पर्सन, दूसरा कौन, आर्टिफिशियल, तीसरा कौन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। अब इनके लिए हमने रूल क्या बोला था बॉस, चारों इस पूरे के लिए रूल क्या बोला, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। वहीं इसके लिए हमने क्या बोला था, सारी एसेट्स आती है इसके अंदर, बरोबर ना, और एसेट्स के हिसाब से क्या रूल बजाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बरोबर ना। नॉमिनल के अंदर आते हैं हमारी इनकम और हमारे एक्सपेंसेस, ठीक है। और रूल के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो रूल क्या बोलता है, डेबिट, क्या बोलेंगे, बोलो बोलो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। बोला था ना कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का होना क्यों जरूरी है। आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से समझेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल में 3 तरह के लोग, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। पर्सन का सिंपल सा रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो पैसा, जो इसको भी पैसा मिल रहा है उसको क्या करेंगे अपन, डेबिट, जो भी कर रहा है पेमेंट उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। इम्पर्सनल के अंदर 2 कैटेगरी है, रियल और नॉमिनल। रियल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आए हमारे पास डेबिट, जो भी जाए हमारे पास से क्रेडिट। उसी तरह से नॉमिनल के अंदर क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये कौन सी अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच, और उसका दूसरा नाम क्या था, इंग्लिश अप्रोच, ठीक है। जो अनदर वे में जाना जाता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, ये 3 रूल्स है, रूल नंबर 1, rule number 2, rule number 3. So that's all from my side for the traditional approach. I hope with example clarity आई है। But next lecture modern approach है, जो इंस्पायर्ड ट्रेडिशनल अप्रोच से ही है, बट उसको भी हम डिस्कस करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोनों के मिक्स करेंगे, ताकि आपके बेसिक्स और रूल्स से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर वेरी नाइसली। अगर कोई इश्यू है आप कमेंट कीजिए, आपके डाउट सारे सॉर्ट किए जाएंगे। और क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।